नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर अहम सुर्खियों पर। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश साइट पर मलबे का निरीक्षण करने पहुंची एनएसजी, एनडीआरएफ, वायुसेना, एफएसएल समेत डीजीसीए और सीआईएसएफ की टीम। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हवाई सुरक्षा स्तर पर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। मध्य प्रदेश और राजस्थान में एनआईए की छापेमारी। प्रतिबंधित हिज्ब उत तहरीर से संबंधित आतंकी साजिश मामले से संबंधित है जांच। दिल्ली में आयुष मंत्रालय के योग कनेक्ट हाइब्रिड ग्लोबल समिट की शुरुआत। योग गुरु और स्वास्थ्य विशेषज्ञ समेत कई दिग्गज हुए शामिल। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड। 451 ऑफिसर कैडेट्स हुए पास। हैदराबाद में एयरफोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड। वायुसेना प्रमुख हुए शामिल। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायली हमले के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता को बताया अर्थहीन। वाशिंगटन पर हमले के समर्थन का लगाया आरोप। और चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित हिज्ब उत तहरीर से संबंधित आतंकी साजिश मामले में आज मध्य प्रदेश के भोपाल और राजस्थान के झालावाड़ में कई स्थानों पर तलाशी ली है। भोपाल में 3 और झालावाड़ में 2 लोकेशन पर यह तलाशी अभियान चलाया गया, जहां आपको बता दें कि एचयूटी और उसके सदस्यों पर आतंकी गतिविधि में शामिल होने के मामले में एनआईए की जारी इस जांच के तहत ये कार्रवाई की गई है। एनआईए की टीमों ने तलाशी के दौरान डिजिटल डिवाइस जब्त किए और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया है। साथ ही कमजोर मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने की हिज्ब उत तहरीर की साजिश थी और इस साजिश के तहत युवाओं को भारत के लोकतंत्र के खिलाफ हिंसा फैलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। और इस मामले में एनआईए की जांच अभी भी जारी है। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। एनआईए की तरफ से ये छापामार कार्रवाई, जहां हिज्ब उत तहरीर आतंकी साजिश में एनआईए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई जगहों पर एनआईए की तरफ से ये तलाशी अभियान चलाया गया है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त जुड़ेंगे। नीरज, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास इस खबर से जुड़ा हुआ? बिल्कुल, 5 जगह पर छापेमारी की जो कार्रवाई है, आप देखें झालावाड़ और भोपाल में एनआईए ने डाली है। हिजबुल तहरीर जो आतंकी संगठन है वो खासतौर से सक्रिय था और जो यहाँ के भोले वाले युवाओं हैं उनको बरगलाने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा जो टेरर फंडिंग है उस काम में लगा हुआ था और मकसद यही था कि इस्लामी जो शासन है वो स्थापित किया जाए और उसको लेकर बड़े पैमाने पर जो युवा हैं उनको भर्ती करने की भी कोशिश इस आतंकी संगठन के द्वारा की जा रही थी। एनआईए को इनपुट मिला और उस इनपुट के बाद एनआईए ने कार्रवाई की है। भोपाल और झालावाड़ में जो छापे हैं वो एनआईए ने मारे हैं और इन छापों में कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसके अलावा आपत्तिजनक साक्ष्य और वो लिंक एनआईए को पता लगा है कि किस तरीके से आतंकवादी संगठन इस देश के युवाओं को भड़काकर इस देश के युवाओं को आतंकवादी संगठन में गलत तरीके से शामिल करके आतंकवादी घटनाओं में लिप्त करना चाहते थे। यही कारण है कि ये कार्रवाई एनआईए ने की है, क्योंकि इससे पहले भी एनआईए ने कई सारे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की थी और उसी समय एनआईए को पता लगा था कि झालावाड़ और भोपाल में भी कुछ जो आतंकवादी संगठन है वो सक्रिय हैं और युवाओं को बरगलाकर उनको आतंकवादी गतिविधियों में ढकेलना चाहते हैं। उसी के बाद ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई अभी भी हम कह सकते हैं कि चल रही है एनआईए। जी नीरज, क्या अभी तक इस कार्रवाई में किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? लेकिन हाँ, इतनी जरूर हमको मिली है कि एनआईए ने कुछ लोगों को हिरासत में लेके रखा हुआ है और हिरासत में लेकर उनसे जो पूछताछ है वो एनआईए कर रही है और एनआईए को अगर पूछताछ में संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं तो निश्चित तौर पर एनआईए उनको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि ये वो संदिग्ध हैं जिनके पास से आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। और ये वो लोग हैं जो एनआईए की हिरासत में, जो खासतौर से जो आतंकवादी संगठन है
हिजबुल उत तहरीर इसके साथ कहीं ना कहीं संपर्क में थे, तो उनको हिरासत में लेकर एनआईए पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से इनसे हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है, उम्मीद की जा रही है कि कुछ लोगों को एनआईए गिरफ्तार करेगी शाम तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो इस पर नजर हमारी भी रहेगी, लेकिन इसी के साथ अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के क्रैश होने के बाद से इसकी जांच का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिर चाहे वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत हो रही जांच हो या फिर सरकार की तरफ से उठाए गए तमाम उपायों की बात हो। और इसी बीच आज नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हवाई सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई। नागरिक उड्डयन सचिव, डीजीसीए के महानिदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी समेत संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस बैठक में हवाई सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत हो रही है। इसके साथ ही अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच अब और तेज हो चुकी है। इस हादसे की जांच की कमान भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की टीम के हाथों में है। इसके साथ ही जांच के लिए सिविल एविएशन मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समिति भी बनाई है और उच्च स्तरीय समिति दुर्घटना के मूल कारणों का पता लगाएगी। ये यांत्रिक विफलताओं, मानवीय भूल, मौसम की स्थिति, विनियामक अनुपालन और अन्य तमाम कारणों सहित और दूसरे कारकों का आंकलन करेगी। भविष्य में आगे ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए आवश्यक सुधारों की सिफारिश और इसके लिए उपयुक्त SOP तैयार करने पर उच्च स्तरीय समिति का फोकस रहेगा। SOP में इसके लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय तरीके भी शामिल किए जाएंगे। जांच में अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB सहयोग कर रहा है, तो ब्रिटेन के एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की भी मदद ली जा रही है। विमान हादसे के 28 घंटे के भीतर एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने बताया कि ब्लैक बॉक्स को दुर्घटना स्थल की एक इमारत की छत से बरामद किया गया, जहां हादसे के समय ये विमान टकराया था। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ब्लैक बॉक्स में मौजूद तकनीकी जानकारी और उड़ान से जुड़े डेटा की मदद से हादसे के कारणों का गहराई से जांच की जाएगी। और इस अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजकोट में आधे दिन के लिए बाजार बंद रखा गया है। विजय रूपाणी 2016 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उनके निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने दुख जाहिर किया है। विजय रूपाणी के कार्यकाल में गुजरात में विकास के कई बड़े काम हुए हैं। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे के बाद मृतकों की पहचान के लिए परिजनों के DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में पीड़ितों के परिजन DNA सैंपल देने के लिए अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज भी पहुंच रहे हैं। DNA सैंपलों की जांच के बाद मृतकों की सटीक पहचान संभव हो पाएगी। एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर श्रद्धांजलि दी गई और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारतीय समुदाय ने श्रद्धांजलि दी है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच ईरान ने बड़ा पलटवार किया। ईरान ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के विभिन्न शहरों की तरफ दागी गई। इस हमले के बाद पूरे इजराइल में एयर रेड सायरन बजने लगे और यरूशलेम, तेल अवीव समेत कई शहरों में तेज धमाकों की भी आवाजें सुनी गई। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने एक बयान में कहा कि कुछ देर पहले इजराइल में मिसाइल हमलों के बाद कई इलाकों में सायरन बजाए गए। नागरिकों को शेल्टरों में रहने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बचाव दल ने इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इजराइल की मीडिया के अनुसार हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो वहीं 34 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। वहीं इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी करके ये भी बताया कि ज्यादातर ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया है।
इजराइल और ईरान के बीच जारी इस संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा था और इजराइल के हमले राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा थे। डैनी डैनन ने कहा कि ईरान कुछ ही दिनों में कई बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री का उत्पादन कर सकता है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी मैकॉय पिट ने कहा कि हर संप्रभु राष्ट्र को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। तो वहीं ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ बातचीत को व्यर्थ बताया है। ईरान ने अमेरिका पर इजराइल के हमलों में शामिल होने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली हमला वॉशिंगटन की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। तो वहीं अमेरिका ने ईरान के इन आरोपों का खंडन किया है। अमेरिका ने कहा कि इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इजराइल और ईरान दोनों की तरफ से लगातार एक दूसरे पर हमले दागे जा रहे हैं और काफी नुकसान दोनों एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं। हालांकि इसमें अमेरिका पर भी कई आरोप लगे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये है कि इजराइल ने दावा किया है कि पहली बार अपने इजरायली बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर ईरानी बॉर्डर के अंदर उन्होंने हमले किए हैं। तो यह एक बहुत ही बड़ी बात है कि इजराइल इतने अंदर जाके ईरान के खिलाफ हमले कर पा रहा है। इजराइल का यह भी दावा है कि उसने सरफेस टू एयर मिसाइल जो ईरान की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को ख़त्म करने के लिए उसने काफ़ी प्रयास किया है और कई मिसाइल दागे हैं ताकि ईरान कोई रिटेलिएटरी कार्रवाई नहीं कर सके। तीसरी बात, ईरान ने यह दावा किया है कि उसने सलमा बॉर्डर रीजन जो है ईरान का, उस तरफ से इजराइल के कुछ ड्रोन जा रहे थे तो उन ड्रोनों को उन्होंने नष्ट कर दिया है। तो जो स्थिति है अभी देखिए कृतिका, कि कल रात भर ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष चलता रहा। दोनों तरफ से मिसाइल ने आती जाती रही। तेल अवीव और जेरूसलम में भी सायरन बजाए जाते रहे। कई जगह धमाके भी हुए। 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। मैंने इजराइल से कई लोगों से बात की, उनका कहना है कि इजराइल भी निश्चित तौर पे काफ़ी दहशत में है। हालांकि इजराइल के पास आयरन डोम जैसी एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसके चलते वो ईरान से आने वाले कई मिसाइलों को नष्ट करने में सफल हुए हैं। ये कैपेबिलिटी ईरान के पास नहीं है, इसलिए ईरान को जो है नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। तो अभी जो ताज़ा स्थिति यह है कि अभी पूरी दुनिया एक तरीके से इस बात की ओर नज़र गाड़े हुए हैं कि कल रात जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक हुई, यह इमरजेंसी बैठक थी और इस इमरजेंसी बैठक में IAEA के जो प्रमुख थे उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा कि ईरान जो है परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। तो निश्चित तौर पर एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए बहुत ही आंख खोलने वाली बात थी कि अगर ईरान परमाणु बम बनाने के इतने नज़दीक है तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो UNO में ईरान बिल्कुल अलग थलग अभी पड़ा हुआ है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि IAEA एक बोर्ड में पिछले 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें 18 सदस्य जो है एब्सटेन कर गए थे, जबकि मेजॉरिटी से फ्रांस और अमेरिका और ब्रिटेन ने जो प्रस्ताव लाया था उसमें मेजॉरिटी 19 सदस्य उसमें मेजॉरिटी से जीत गए थे और ईरान के पर यह आरोप लगाया गया था कि ईरान उन सारे प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है जिसको कि पालन उसे करना है जो अभी तक के समझौते हुए। तो निश्चित तौर पे JCPOA के उल्लंघन का आरोप ईरान पे लग रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो पिछले फर्स्ट टर्म में ही JCPOA को खत्म कर दिया गया था और अब लगातार डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि ईरान को इस अवसर का लाभ उठा के समझौता कर लेना चाहिए, जो लेटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। और उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान के लिए आंख खोलने वाली घड़ी है कि जिस तरीके से इजराइल हमले कर रहा, और उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के पास जो हथियार के जो जखीरे हैं उस जखीरा का एक बड़ा हिस्सा जो है इजराइल के पास है और इजराइल और ज्यादा डैमेज कर सकता है ईरान के खिलाफ। तो एक तरीके से चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। अब संडे को बैठक होनी थी ईरान और अमेरिका के बीच में, उस बैठक में क्या होगा अभी तक तो ईरान ने मना कर दिया है कि उस बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अभी भी काफी समय है और मुझे लगता है कि जो पूरी दुनिया की राजनीतिक कम्युनिटी है वो लगी हुई है कि ईरान को समझाने में कि किसी तरीके से वो बैठक में शामिल हो और एक
एक निगोशिएटेड एग्रीमेंट की स्थिति बने, क्योंकि जो अभी जो स्थिति है, जो कह सकते हैं कि अक्टूबर 7 से जो शुरू हुआ था, हमास की तरफ से जो इजराइल पे हमला किया गया था, 250 लोगों को बंधक बनाया गया था, उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह को नस्ताबूद करने की कोशिश की गई, पूरी तैयारी हुई, और हिजबुल्लाह एक तरीके से अभी अपंग बना हुआ है। हूती पर भी अमेरिका ने हमले किए, इजराइल ने भी हमले किए, तो हूती की भी ताकत काफी कम हो गई है। और ईरान को यह माना जाता रहा है कि हिजबुल्लाह और हूती दोनों को समर्थन देता रहा है, इसलिए ईरान अब आखिरी टारगेट है। और अभी ईरान के सामने बयान देने के लिए भले ही कुछ देश हैं, लेकिन ईरान के साक्षात समर्थन में आने को अभी तक कोई तैयार नहीं जो ईरान को मदद दे पाएगा हथियारों का। तो निश्चित तौर पे ईरान के लिए के बॉल कोर्ट में बॉल है, और ईरान इसे किस तरीके से प्ले करता है यह देखने वाली स्थिति होगी। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। साथ ही इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं खबरों का, जहां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCPC ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर ओबीसी सूची से संबंधित आवश्यक जानकारी 3 दिन के अंदर देने की मांग की है। एनसीपीसी ने पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा है कि दिनांक 22 दिसंबर 2023 को दिए गए नोटिस के पिछले उत्तरों और दिनांक 19 फरवरी 2024 के आपके पत्र के संदर्भ में, जिसमें सूचना प्रदान करने के लिए 3 से 6 महीने की समय सीमा मांगी गई थी, 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आवश्यक जानकारी अभी भी लंबित है। एनसीपीसी ने लिखा है कि संज्ञान में आया है कि विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर 27 मई 2025 और 3 जून 2025 की अधिसूचनाओं के माध्यम से पश्चिम बंगाल की राज्य ओबीसी सूची में कई जातियों को उपवर्गीकृत और अधिसूचित किया गया है। अधिसूचनाएं ये बताती हैं कि ये अभ्यास विस्तृत सर्वेक्षण पर किए गए हैं। सर्वेक्षण के लिए प्रोफार्मा की एक प्रति भी संलग्न की गई है। आयोग ने लिखा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग चाहता है कि पश्चिम बंगाल राज्य आयोग की सिफारिशों के साथ साथ सर्वेक्षण रिपोर्ट, विशेष रूप से प्रोफार्मा के बिंदु संख्या 13C, 13D और 19A से संबंधित जानकारी सभी सहायक दस्तावेजों के साथ 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराई जाए। ममता बनर्जी सरकार द्वारा एक कथित सर्वेक्षण के बाद ओबीसी सूची में अतिरिक्त जातियों को, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम जातियां हैं, शामिल करने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये पत्र लिखा है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड हुई और इस ऐतिहासिक अवसर पर श्रीलंका के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लसांथा रोड्रिगो बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शामिल हुए। श्रीलंका के सेना प्रमुख ने भी अपने सैन्य जीवन की शुरुआती ट्रेनिंग IMA से ही ली थी। ये दिसंबर 1990 में IMA से पास आउट हुए थे। अब लगभग 34 साल बाद वो उस ऐतिहासिक मैदान पर बतौर रिव्यूइंग अफसर लौटे हैं। इस कार्यक्रम में 419 ऑफिसर भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। कुल 451 कैडेट पास आउट हुए, जिनमें 32 अन्य देशों के भी हैं। परेड के दौरान विभिन्न पुरस्कार भी वितरित किए गए। आज पीपिंग और ओथ सेरेमनी के साथ ही 156वें रेगुलर कोर्स और 139वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कुल 451 ऑफिसर कैडेट सेना में शामिल होंगे। आज की परेड के साथ ही IMA के नाम देश विदेश की सेनाओं को 66,000 से अधिक सैन्य अधिकारी देने का गौरव भी जुड़ गया है। इनमें मित्र देशों को दिए गए करीब 3,000 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने तेलंगाना में डूंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में भारतीय वायुसेना की संयुक्त स्नातक परेड में भाग लिया। फ्लाइट कैडेटों के नवीनतम बैच के प्रशिक्षण के पूरा होने के उपलक्ष्य में इस संयुक्त स्नातक परेड का आयोजन किया गया था।
समारोह के दौरान एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल के विभिन्न शाखाओं के स्नातक कैडेटों को और एक मित्र देश के कैडेट को राष्ट्रपति कमीशन प्रदान किया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने सारे कैडेट्स को शुभकामनाएं भी दी। At the outset, I must compliment all on parade for an outstanding performance with immaculate turnout and crisp drill movements. Everyone here will agree that what we saw today was not just a display of military precision, it was a reflection of unwavering spirit of the Indian Air Force. I would like to congratulate all of you for successfully completing the rigorous training and being commissioned as officers. Special congratulations to the officers from Indian Navy, Indian Coast Guard, and the trainee from Vietnam for earning the coveted wings. Let me tell you that we are as proud of you as your own services. Hope you will take back happy memories of your stay here to cherish, and your training here will serve to strengthen the bond between Indian Air Force and your service. और अब बात मौसम की। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी के तेवर से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि झुलसा देने वाली धूप और तपिश का दौर अब खत्म हो रहा है। अगले 3 दिन आसमान पर बादलों की आवाजाही रहेगी और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। इससे तापमान में कमी आएगी। इसी बीच दिल्ली में पिछले 4 से 5 दिन से भीषण गर्मी और लू का कहर है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कल सबसे अधिक 49.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भी तापमान 44 और 45 डिग्री के पार था। दरअसल मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लिए आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 जून यानी आज और कल तापमान में गिरावट आएगी। इन दिनों के लिए थंडरस्टॉर्म विद रेन का भी पूर्वानुमान है, जिससे मौसम राहत भरा रहेगा। 16 और 17 जून को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 27 से 28 डिग्री के आसपास रहेगा। इसके साथ ही 18 और 19 जून को भी गरज के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। मॉनसून की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो समय से पहले 25 जून तक इस बार मॉनसून दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। और इस साल मॉनसून 24 मई को केरल पहुंचा, जो 2009 के बाद सबसे जल्दी शुरुआत मानी गई। इसके बाद मॉनसून ने तेजी से महाराष्ट्र, मुंबई और पूर्वोत्तर भारत को 29 मई तक कवर कर लिया। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत आसपास के हिस्सों में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। तेज हवा और गरज चमक के साथ ये बारिश हो रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और मुरादाबाद में भी बारिश हुई है। इसके साथ ही पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कई हिस्से बारिश में भीग गए। धर्मशाला में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई है। पिछले हफ्ते शिमला समेत तमाम इलाकों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया, जिसकी वजह से भीषण गर्मी का यहां लोगों ने एहसास किया। लेकिन अब बारिश की फुहारों से तापमान में गिरावट आई है। तो मैदान से पहाड़ तक गर्मी के तेवर जो हैं वो अब नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही पहाड़ी राज्यों में जो पर्यटक पहुंचे हैं उनके चेहरे भी बारिश को देखकर खिले हुए नजर आए। और चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज विश्व रक्तदान दिवस है। आइए आपको बताते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि रक्त चढ़ाने के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें रक्त चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। क्यों आवश्यक है रक्तदान करना, स्वैच्छिक रक्तदान की क्या उपयोगिता है और कैसे होती है रक्तदान की प्रक्रिया, ये देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। इसका उद्देश्य है रक्तदान के महत्व के विषय में जानकारी देना और सभी को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए जागरूक करना।
रक्तदान की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। हम जब भी आप किसी भी रक्तदान केंद्र में आते हैं तो हम आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आपकी हेल्थ चेक करते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, उसके बाद फिर आपसे रक्त लिया जाता है। एक बार जब आप रक्तदान करते हैं तो उसको दोबारा आपके शरीर में पूरा तरीके से बनने के लिए 3 महीने का समय लगता है एक मेल में, जबकि फीमेल में 4 महीने का समय है। एक नॉर्मल इंसान के शरीर में 5000 से 6000 ml का रक्त होता है, 5 से 6 लीटर का। उसमें से 350 या 450 ml रक्त निकलता है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं होती। रक्त हमारे शरीर में उपस्थित जीवनदायी तरल पदार्थ है जो जीवन का आधार है। रक्त मानव शरीर के लिए आवश्यक है। रक्त एक शारीरिक तरल संयोजी ऊतक द्रव है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार प्रवाहित होता रहता है। रक्त प्लाज्मा व रक्त कणों से मिलकर बनता है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कण श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से श्वसन अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। रक्तदान एक सरल प्रक्रिया है जिसमें लगभग 20 मिनट का समय लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान रक्तदाता को किसी प्रकार की समस्या या तकलीफ नहीं होती। वो आधे घंटे में ही घर जा सकता है। रक्तदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और 65 साल से कम है। रक्तदान से पहले आपको यही ध्यान रखना है कि आपने कुछ खाना खाया हो और पानी अच्छे से पिया हो। अगर आपको कोई लंबी बीमारी चल रही है, जैसे दिल की बीमारी है या दिमाग की बीमारी है, या आपको कोई कैंसर है, कोई हार्ट अटैक पहले आया हो, तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं या आपको कोई डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है लेकिन आप दवाइयों के बेसिस पे वो कंट्रोल्ड है, कोई इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, तो आप उसमें रक्तदान कर सकते हैं। आप आगे आइए, वॉलंटरी स्वेच्छित रक्तदान करिए। स्वेच्छित रक्तदान बहुत ही सुरक्षित रक्तदान होता है, उससे आप करिए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उससे जो हमारे मरीज हैं उनको जो कंटिन्यूसली आपके रक्त के बेसिस पे ही जिंदा रह सकते हैं, जिनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल पे एनीमिया पेशेंट, तो उनके लिए उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। खून की मात्रा डोनर के सरप्लस ब्लड से ली जाती है जो 21 दिन में दोबारा बन जाता है। हर स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है। 1 यूनिट रक्त में 4 लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचा सकता है। रक्तदान अवश्य करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।